करोड़ लेकर उसको सेनेटर बनाते हैं, करप्ट होते हैं, पैसे बनाने आते हैं, शोहरत के लिए आते हैं, इक़्तिदार के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। अगर वो इक़्तिदार बराए इक़्तिदार और इक़्तिदार के हसूल के लिए हर चीज़ को हलाल समझेंगे तो फिर मामला नहीं बनेगा। आज आपको एक इंक्लूसिव और एक लोगों को एक आप बयान देते होते हैं जो मेरे ख्याल में आज के हालात के लिए काफ़ी वैलिड है। स्टेटमेंट आप कहते होते हैं कि पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े हैं, जिसमें आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, इमरान खान और जरदारी, ये 5 बैठ जाएं और हल करके बाहर निकले, मसाइल तय करके निकले तो मसला हो जाएगा। और पॉलिटिकल लीडर्स को बिठा लें, मेरे ख्याल में 5-6 काफ़ी हैं जी। 5-6 भी बैठ जाएं और आगे के रास्ते का तयन करें। आप यकीन करें, जब ये बैठेंगे वही आपकी कुव्वत होगी। जो मुल्क जिसको जो घर तकसीम हुआ हो वो कभी नहीं चल सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस बात का एहसास नहीं है। आप पूरे तजर्बे जो हमने किए हैं, बाकी जो तारीख रही है 85 के बाद की तारीख तो नहीं है, क्या क्या तजर्बा उसके अंदर नहीं हुआ, सारे तजर्बे नाकाम हुए। अगर इस सियासत को पनपने का मौका मिलता है, इस मुल्क में पॉलिटिकल लीडर बनते, कोई लोग ऐसे आते जो असूलों वाले होते, जिनके अंदर काबिलियत होती, जो सलाहियत रखते मुल्क के मामलात को हल करने की, तो आज काफ़ी बेहतरी हो चुकी होती। वो नहीं हुआ। यही बड़ा सबक है। हमने जज भी बहुत से हज़ारों की तादाद में जज भी बनाए हैं, ब्यूरोक्रेट भी हज़ारों की तादाद में आए हैं, हज़ारों की तादाद में फौजी अफसरान जर्नैल भी बने हैं। लेकिन पॉलिटिकल लीडर कितने बने? कितने लोग ऐसे आए हैं जिनमें ये सलाहियत थी कि मुल्क चला सकें, मिनिस्ट्री चला सकें, असूल पर खड़े हो सकें, मुल्क के मामलात की बात कर सकें? आप उंगलियों में गिन सकते हैं। ये अफसोसनाक, ये सबसे बड़ी नाकामी है कि हमने वो लोग जो मुल्क चला सकें, जो सियासत कर सकें, जिसे सियासतदान कहा जाता है, हर किस्म के लोग सियासत में आते हैं, करप्ट होते हैं, कुछ पैसे बनाने आते हैं, कुछ शोहरत के लिए आते हैं, कुछ इक़्तिदार के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब मामलात के बावजूद भी कम से कम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क के मामलात के लिए। वो लोग हमने दबाए, हमने उनको तबाह किया, हमने उन लोगों को जो हमारी बात सुन सकें। आपके ख्याल में ये जो नाहल और करप्ट सियासतदान थे, इनकॉम्पिटेंट पहले और साथ करप्ट भी? जी बिल्कुल। तो इनको पसंद किसने किया? ये जब भी ऐसा एक गैर आईनी अमल आता है मुल्क के अंदर, तो यही लोग उनको मिलते हैं बार बार। इनको जो गैर आईनी अमल करते हैं, जब फौज आती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वही लोग खड़े होते हैं जो इक़्तिदार की तलाश में होते हैं। आपका ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इन नाहल और करप्ट लोगों को परवान चढ़ाया? आप देख लें ना, अयूब खान के ज़माने से देख लें, ये खान के ज़माने में देख लें, हमने तारीख से कोई सबक नहीं दिया। ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में, उसके बाद मुशर्रफ साहब आ गए, उसमें ये सब कुछ हुआ। अभी आपके सामने 2018 के इलेक्शन के बाद क्या हुआ? कोई भी एक कॉम्पिटेंट आदमी सामने लाया गया या उसको पनपने का मौका दिया गया? अगर एक अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट से जर्नैल तक पहुँचता है, उसको मौका दिया जाता है, उसकी तरबियत होती है, उसको उसकी सलाहियत में इजाफा किया जाता है, उसको पोजीशन दी जाती है, फिर वो वहाँ पर, यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ तो हम एक आदमी को 70 करोड़ लेकर उसको सेनेटर बनाते हैं और सेनेट का इलेक्शन भी चोरी हो जाता है, चेयरमैन सेनेट भी बन जाता है, और फिर कहते हैं मुल्क जी ये सियासतदान ठीक नहीं है, बड़े चोर हैं। भाई ये कौन सी सियासत है? कैसे चली? ये तजर्बे ना करें, इनको ख़त्म करें। हम सब जानते हैं कौन करप्ट है इस मुल्क में, हर आदमी जानता है, लेकिन हम चुप बैठे। आज सियासत पैसे से होती है। मैं ज़्यादा दावा नहीं करता, आधे से ज़्यादा लोग जो सेनेट में बैठे हैं वो पैसे देकर आए हैं। आधे से ज़्यादा किसी ने जमात को पैसा दिया है, किसी और को दिया है, किसी ने जमात की क़यादत को देकर वहाँ पर बैठे हैं। आप ज़रा आपके पास वक्त कुछ निकालें और सेनेट के एक मेंबर को देखें, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है, आपको बात यहाँ हो जाएगी। यानी मुल्क की जो कानून साजी है उन लोगों के हाथ में है। मेरा कोई सेनेट से झगड़ा नहीं है, लेकिन मेरा झगड़ा उन लोगों से है जो वहाँ पर बैठने की अहलियत नहीं रखते। सिर्फ एक मैं शरीफ साहब का और ज़िया-उल-हक साहब का कितना दौर इकट्ठा रहा। 29 मई 1988 को असेंबली डिसॉल्व हुई, 17 अगस्त 1988 को ज़िया-उल-हक साहब की डेथ हो गई। 81 से, लेकिन जनरल जिलानी ने जैसे उनको इंडक्ट किया था, वो ये बात नहीं है। 85 में फिर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग
हर सूबे के अंदर उस दौर में लोग आए हैं, जब पीपल्स पार्टी हटी है, लोग आए हैं सियासत के अंदर, लेकिन फिर अपना अपना मुकाम बनाया है, उन्होंने सलाहियत हासिल की है। तो ये लेकिन जब भी आप इक़्तिदार में वो उन लोगों को लेकर आएंगे जो पैसे की बुनियाद पे आते हैं, जो सिर्फ करप्शन करने आते हैं, और सब उनको जानते हैं, आप उनको बार बार मौके देते हैं। मैं अब नाम नहीं ले रहा था, हज़ारों नाम है। इन बातों को भी छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ ये तजर्बे हुए तो सबक हासिल करें, आगे को देखें करना क्या है। लेकिन आगे तो तब देखें कि अब माजी की गलतियों से कुछ सीखा हो, जो आप कह रहे हैं कि हमने सीखा नहीं है। देखें, नवाज शरीफ लाडले थे, फिर नवाज शरीफ लाडले से हट गए, उनको इक़्तिदार से उठा के हमने बाहर फेंका। फिर इमरान खान लाडले बन गए, उनको इक़्तिदार मिला, फिर वो लाडले से हट के उनको बाहर फेंका। नवाज शरीफ दोबारा लाडले बन गए। तो ये सियासत है। ये लाडले का कारोबार छोड़ देना। नहीं, कैसे छोड़ेगा? नहीं, ये नहीं छोड़ेगा, फिर नहीं चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा। इसीलिए अगर आप सियासी जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे, उस पर करप्ट लोगों को लाकर बैठाएंगे, ना अजूरी वाले लोगों को बैठाएंगे, तो मामला नहीं चलेगा, आपका मुल्क नहीं चलेगा। सबसे मुश्किल चीज़ मुल्क में प्रोड्यूस करना वो सियासतदान है। जब आप जोर देते हैं इस बात के ऊपर कि एक डायलॉग होना चाहिए पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, मुझे इसमें काफ़ी वजन लगता है। लेकिन इस सूरत हाल में मैं देखूं तो पॉपुलर लीडर्स की फहरिस्त में इमरान खान सर फहरिस्त है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने पाकिस्तान में 5-6 साल बहुत मनफी सियासत की है। अभी उसके पास पॉपुलर वोट बैंक उसके साथ होगा, वो तो जेल में है, वो तो उस डायलॉग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आपका वो आइडिया आगे कैसे चलेगा? नहीं, डायलॉग ऐसा क्यों नहीं बन सकते? लोग जेलों से आकर। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, शाहिद खकान अब्बासी साहब नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाते और होशियार बाकिस्म के इंकशाफात उनके और बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। एक तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया कि पहले लाडला नवाज शरीफ था, अब पहले इमरान खान था, अब नवाज शरीफ को लाडला बना के लाया जा रहा है। उन्होंने दबे दबे अल्फाज में सब कुछ खोल के रख दिया और बताया कि हमारी आधी सेनेट से ज़ायद जो है वो पैसे लेकर सेनेटर बने। तो क्या होगा इस मुल्क का? जिन लोगों के हाथ में कानून साजी है, मुल्क के दीगर अमूर हैं, वही लोग अगर पैसे देकर आएंगे, कोई पार्टियों को पैसे देकर आए, कोई किस तरह आए और कोई किस तरह, वो आपने सारी डिटेल सुनी। इसके अलावा नाज़रीन कराम, वो शाहिद खकान अब्बासी साहब के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में, ये इकनॉमिक कंडीशन के अंदर एक ही हल है कि तमाम स्टेक होल्डर, वो चाहे सियासी जमात है चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, इन सबको मिल बैठने की ज़रूरत है ताकि कोई बेहतर हल निकल सके, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। उसके बाद फ्री एंड फेयर इंतखाबात हों, फिर जो भी क़यादत आए, अवाम जिसको भी मुंतखब करके लाए वो मुल्क के अमूर को देखे और मुल्क की सियासत की भाग दौड़ को संभाले। उसके अलावा कोई हल भी नहीं है। अगर ये ना किया गया तो मुल्क के अंदर ना ही इकनॉमिक क्राइसिस ख़त्म होंगे और ना ही मुल्क के अंदर पोलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी। चूंकि ऊपर से इलेक्शन भी सर पर हैं, अब शाहिद खकान अब्बासी साहब ना ही PMLN को उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा दिया और ना ही PMLN में वो अभी शामिल हैं। अब भी सब लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि आया कि वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, क्योंकि उनके जो हालिया बयान सामने आए उनसे लग रहा है कि वो PMLN से काफ़ी नाला हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।